हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन वही कंकाल तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें अपन पहले देखते हैं श्रोणी मेखला। पहले अपन ने कल क्या पढ़ा था? अंश मेखला। अंश मेखला। और आज चल रहे अपन श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला के अंदर कौन कौन सी अस्थियां आती है वो देखते हैं। श्रोणी मेखला में जो है ना, अपन देखते हैं अग्रपाद की मतलब पश्चपाद की अस्थियां आती है मुख्यतः। पश्चपाद की अस्थियां यानी इसमें पूरा कमर वाला हिस्सा, यानी दोनों हिप का मतलब सामान्य जो खुले वाले भाग से होता है मतलब, तो वह और जो दोनों पैर है ना उसकी अस्थियां आती है याद ना श्रोणी मेखला में। कल मैंने बताया दिया था इसमें अंश मेखला में दोनों कंधे और ये दोनों हाथों की अस्थियां सम्मिलित होती है। इनमें जो क्वेश्चन आते हैं इनमें से आते हैं, ज्यादा कोई टिपिकल नहीं आते हैं, बस एक बार देखने की जरूरत है। जो आपको बताया गया है उसके अनुसार एक बार इसको याद कर लेना, बस ये। तो इसमें देखिए कौन कौन सी अस्थियां आती है। अभी इसका चित्र बनाएंगे उसमें आ जाएगा समझ में। पहला इसमें जो है ना, जो नंबर 1 अस्थि होती है, तो जो नंबर 1 अस्थि होती है ना वो क्या होती है? श्रोणी अस्थि। श्रोणी अस्थि। अभी जो श्रोणी अस्थि होती है ना, इसका जो है ना अंग्रेजी का नाम भी आ रहा है ना, इलियम बोलते हैं इसको। इलियम। इलियम। उसी प्रकार से जो है एक होती है कौन सी? आसनास्थि। आसनास्थि। जो आसनास्थि उसको कहते हैं इस्चियम। 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 और तीसरे नंबर की होती है जांगनास्थि या जंगनास्थि। जंगना अस्थि। यह शब्द मिला हुआ था उसमें, एक ही बात इसका, जगनास्थि। और इसको कहते हैं प्यूबिस। 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 तो ये 3 नाम होते हैं ये अस्थियों के। अब देखिए इसमें समझना आप, ये जो ये भाग रहता है श्रोणी मेखला का, थोड़ा बड़ा करके बता दे ताकि आपको लास्ट तक दिख जाए। यानी ये अर्धांश रहता है श्रोणी मेखला का। अर्धांश यानी दो जो अर्धांश है ना उससे मिलके बनी होती है श्रोणी मेखला। ये अस्थियों का जो है आवरण होता है, पास्थियों का आवरण। सामान्य चित्र बनाने की दृष्टि से बना देते हैं, आपके चित्र से मतलब नहीं समझना। यहाँ पर जो है थोड़ी सी है ना नीचे, ये इस टाइप से खिसकी रहती है दोनों तरफ ही। जब चित्र बनाते हैं जब इसको बनाया जाता है। यहाँ पर ये एक, यहाँ पर जो है ना छिद्र होता है। ये उबार से बने रहते हैं इसके अंदर। उबार जो आसानी से, क्योंकि 3 अस्थियों का डिवाइडेशन होता है ना, तो देखते हैं पहले इसमें श्रोणी अस्थि, यानी जो ऊपर ऊपर वाले होती है ना श्रोणी अस्थि। ये श्रोणी अस्थि यहाँ लिख देता है नाम, सामने इंगित कर देता हूं मैं। ये श्रोणी अस्थि है। अब इसमें दूसरा जो नाम आ रहा है देखिए आसनास्थि। अब आसन का मतलब क्या है?
अच्छा एक और श्रोणि अस्थि यानी इलियम, यानी ज्यादातर जो ऊपर का सबसे जो शीर्ष भाग है जिसमें यहाँ आकर के ये रीढ़ की हड्डी जुड़ती है, यानी कशेरुक जो दंड रहता है रीढ़ की हड्डी उसकी जो है ना कशेरुकाएं इसमें आकर के यहाँ तक संरचना बनाती है, यानी त्रिक वाला हिस्सा भी इसमें आ जाता है, इसका रीढ़ की हड्डी का अधिकांश हिस्सा इसमें फिट रहता है। तो आगे देखते हैं, ये होगी श्रोणि अस्थि, ध्यान समझ लेना श्रोणि अस्थि है पूरा पूरा, ये दोनों तरफ है यार, ये याद रखना क्योंकि अर्धांश है ना बीच में। भाई श्रोणि मेखला दो अर्धांशों से मिलके बनी होती है, सामान्यतः दो खुले यानी दो हिप, तो ये श्रोणि अस्थि है, ये इलियम। अब दूसरी क्या होती है आसनास्थि, जिस पर अपन बैठते हैं, तो ये वाला सबसे नीचे, भाई सबसे नीचे वाला हिस्सा ये तो रहेगा ना, तो ये आसनास्थि है, इसको यहाँ से इंगित करना पड़ेगा, जैसे ये आ रही है ना ये जिसमें ये छिद्र है ये आसनास्थि है, ये वाली है ना। अब आइए जंगनास्थि, जिससे जांग वाला हिस्सा निकलता है। अब इसमें कौन सी अस्थि होगी देखिए यहाँ पर, ये होती है एक गुहा, ये एक गुहा पाई जाती है जिसका नाम होता है एसिटाबुलम केविटी, ये दोनों तरफ रहती है गुहा, एसिटाबुलम केविटी की जो है गुहा दोनों तरफ पाई जाती है। ये यहाँ पर जिससे ये हिस्सा निकलेगा जिसमें स्थित होती है ना उसका नाम होता है कौन सी, जंगनास्थि, जंगना जंगना अस्थि, जंगनास्थि, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं प्यूबिस, प्यूबिस, प्यूबिस कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये संरचना आप देखें यहाँ पर ये वही सबसे शरीर की सबसे लंबी अस्थि, ये फीमर होता है इसका, फीमर मैंने कल बताया था क्वेश्चन, फीमर में से क्वेश्चन आया था, मानव मतलब पश्चपात की अस्थि है ऐसे, तो फीमर है, इसको आप और अगर लंबा करना चाहे तो अपन सबसे लंबी अस्थि होती है, ये घुटने वाला भाग, यहां से फिर जो है दोस्तियां निकलेगी, ये खांच पाई जाती है, इनमें दोनों के बीच में खांच रहती है। ये दोनों यहाँ मिल जाती है जिसको अपन ठकना कहते हैं ना, तो ठकना वाली अस्थियों का निर्माण करता है। इसके बाद में फिर वही तीन अस्थियों के रूप में पैर रहता है। तो पहले जो अपन यहाँ समझ में आएगा उससे पहले वहां लिख देता हूँ, देखिए तो ये इसमें सम्मिलित है। अब जैसे अगर करें ना पश्चपाद की अस्थियां, तो नंबर 4 में सबसे बड़ी अस्थि जो है फीमर, फीमर है, फिर फीमर के बाद ये फीमर है, फीमर देखिए क्रमांक से चल रहे अपन, नंबर 1 में श्रोणि अस्थि होगी, ये पूरी पूरी जो है ना दोनों तरफ ये श्रोणि अस्थि है ये। इसके बाद फिर कौन सी है, क्योंकि बीच में जहां पर ये देखा ना ये जांघनास्थि, यानी इसमें गुहा, यानी ये सीमा रेखा इसकी है, ये सीमा रेखा यहाँ तक है। और जो दूसरी है जो अस्थि इस यहाँ से प्रारंभ होगी, यहाँ से प्रारंभ होकर के यहाँ तक है, यहाँ से प्रारंभ होकर के यहाँ तक का हिस्सा है इसमें शामिल है, इसमें जांघनास्थि में शामिल है, याद रखना है। जांघनास्थि में यहाँ नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 3 में क्या रहा है फिर आसनास्थि, यानी सबसे नीचे की जिसके बल अपन बैठते हैं, तो तीसरी है आसनास्थि है वो। इस प्रकार से तीनों नाम हो गया। चौथे नंबर की कौन सी होगी, फीमर होगी ये, फीमर। तो आप फीमर का तो आसान है, आप याद हो जाएगा, शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है, लेकिन मेन इसमें रखना कि श्रोणि जो अस्थि है उसका इलियम है, ये सबसे ऊपर रहती है, मतलब ये यानी श्रोणि मेखला में सबसे ऊपर की जो अस्थि है ना वो श्रोणि अस्थि, ये याद रखना है।
फिर ये आसना का भी आपको याद रह जाएगा। आसना का मतलब जिसके बल अपन, सामान्य भाषा में कहते हैं ना कुल्लों के बल बैठते हैं अपन, तो कुल्लों के बल बैठते हैं, तो कुल्लों के अंदर जो बल बैठते हैं ना अपन, तो उसमें कौन सी अस्थि होती है? आसना अस्थि होती है, इस्चीम होती है ये। उसी प्रकार जंगना अस्थि, जंगना का मतलब जहां से अपना ये जांग वाला भाग निकलता है, जांग वाला हिस्सा निकलता है, तो जांगना अस्थि, ये भी याद हो जाएगा। और यहाँ के अंदर एक हुआ अभी समझाते हैं, पहले फीमर हो गया नंबर 5 में लिखे, ये फीमर हो गया। इसके बाद है टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला, फिबुला है ना। इसके बाद यहां लिख देता अपन टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला, दोस्तों का जॉइंट रहता है। इसके बाद यहां पर है नंबर 6 में टार्सल, यानी टकना वाला जो हिस्सा है ना, क्या कहलाता है? टार्सल। और जिसमें तलवा बनेगा नीचे वाला हिस्सा, वो कहलाएगा मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। कल मैंने आपको तुलनात्मक रूप से बताया था। इसमें जैसे टार्सल शब्द जुड़ा है ना, उसमें क्या कार्पल शब्द जुड़ जाता है, किसमें? अग्रपाद के अस्थियों में। और इसके नंबर 8 में फेलेंजेज, फेलेंजेज, फेलेंजेज यानी अंगुलास्थियां, अंगुलास्थियां। तो सामने से एकदम समझ में आ रहा होगा कौन सी अस्थि कहां पर, ये याद रखना बस आपको ये। तो टीबिया फिबुला हो गया किसके नीचे? फीमर के नीचे दोस्तों का जॉइंट होता है। ये टकना वाला जो हिस्सा है क्या कहलाता है? टार्सल है ये टार्सल, टार्सल। इसके बाद में नीचे क्या बनता है? तलवा। तो ये तलवे में देखिए 1 2 1, ये 2 और ये 3 अस्थियां। मैंने कल भी बताया था आपको, जैसे ये अंगुलियां ओपन, इसके नीचे ठीक इसी प्रकार से इस हाथ में नीचे वही 3 अस्थियां, 3 अस्थियां, 3 अस्थियां, 3 और ये 2, ठीक उसी प्रकार से आपने देखिए, जैसे ये पैर वाला हिस्सा है, ये तलवा बन गया। अब पैर वाले हिस्से में आपने देखा होगा, जैसे वही जैसे सामान्य कहे ना न्यू वाली कंडीशन में, तो ये अंगूठा तो इधर है, ये अंगूठे में 2 अस्थियां रहती है। फिर उंगली 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। तो ये सामान्य कहते हैं ना सबसे छोटी उंगली, ये वाली से। तो ठीक इन्हीं के नीचे अस्थियां पाई जाती है तलवे में, जैसे ये 1 2 और ये 3, फिर वही 1 2 और ये 3, यानी सेम इसके अस्थियां रहती है ये इस प्रकार से। तो 1 2 3, ये 3, तो देखो 1 2 3 होगी ये। तो जैसे इसमें ना, अब इसमें अंगूठे में 2 है ना, तो इसमें लंबी लंबी रहेगी 2, ये। तो ये मिल करके क्या तलवा बनाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर अपन लिखेंगे, उसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3, इसमें संयोजक मांसपेशियां आदि पाई जाती है। 1 2 3, और फिर जैसे अगर अंगूठे का अवशेष देखें ना अपन, अगर पैर यूं कर रखा है तो इस साइड पे रहेगा अंगूठा, तो यहाँ पर इसमें फिर 2 रहेगी, तो बराबर है, लेकिन अस्थि की लंबाई बढ़ जाएगी ये। तो यहाँ अंगूठे के नीचे फिर 2 अस्थियां पाई जाएगी। तो देखो अब यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और ये अंगूठे की फिर हो जाएगी 1 अरे 2, इस प्रकार से। तो ये तो टार्सल कहलाती है। और ये वाली मेटाटार्सल, मेटाटार्सल कौन सी वाली? जो तलवे में रहती है, मतलब ये अब यार बताया ना मैंने, ये वाला हिस्सा ही, ये क्या है? ये मेटाटार्सल है। और ये जो बाहर निकल रही है ना उंगलियां, जो ओपन है स्वतंत्र है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है इसका फेलेंजेज, ये
फेलेन जेज कहलाती है, फेलेन जेज कहलाती है। इस प्रकार से ये क्या है, ये है श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला यानी पश्चपाद की अस्थियां। तो अच्छी तरह याद ना, तीन तो मुख्य अस्थियां हैं जो अर्धांश में शामिल है। किसके अर्धांश में? श्रोणि मेखला के अर्धांश में। तो ये पूरी देख लीजिए, आपको एक एक याद होगी, है ना। अब समझाते हैं इसके अंदर कौन सा जोड़ रहता है। जो दोनों अर्धांश है ना, ये दोनों अर्धांश, इन दोनों के बीच में एक जोड़ रहता है जिसका नाम है प्यूबिस सिम्पाइसिस। क्या नाम है? प्यूबिस। देखे ये यहां पर जोड़ रहता है, ये जोड़ यानी संधि, इसका नाम है प्यूबिस। कारण क्या है? नाम तो देखो प्यूबिस तो ऊपर है लेकिन ऊपर से बना हुआ आ रहा है ना नीचे, इसलिए इसका नाम है प्यूबिस सिम्पाइसिस। सिम्फाइसिस इधर लिख देते हैं, उधर वहां तक जा रहा है ना, इसलिए प्यूबिस सिम्फाइसिस। ये तो ये जोड़ रहता है यानी कि संधि रहती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये जोड़ क्या होता है? लचीला होता है। इसका याद है ना, कार्य क्या है प्यूबिस सिम्पाइसिस का? मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये जोड़ क्या होता है? लचीला होता है। कारण प्रसव के समय, यानी प्रसव का मतलब बच्चे का जन्म लेना, यानी इसी भाग पर क्या है? वेजिना पाई जाती है, यानी कि योनि पाई जाती है। योनि जो है यानी योनि, तो वह इसके यहाँ पर जोड़ में शामिल है, बीचों बीच। ये इस प्रकार से ये वेजिना है ये। तो जब प्रसव की क्रिया होती है, तो प्रसव की क्रिया होती है तो जिस समय बच्चा बाहर आता है उस समय ये जोड़ फैल करके क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। कौन सा जोड़? प्यूबिस सिम्पाइसिस का जोड़ फैल करके चौड़ा हो जाता है। और जो ये जोड़ फैल करके चौड़ा हुआ उस समय क्या, वेजिना जो है ना वह भी चौड़ी हो जाती है। जब भी तो बच्चा बाहर निकलता है, फिर तो बच्चा वेजिना से योनि से बाहर निकलता है उस समय, मतलब ये तो ये जोड़ फैल करके चौड़ा हो जाता है। तो क्या कार्य है उसका? प्यूबिस सिम्पाइसिस का कार्य हुआ कि प्रसव के समय ये फैल करके चौड़ी हो जाती है, इसलिए बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। तो इसका कार्य होता है, किसका? प्यूबिस सिम्पाइसिस का। इस प्रकार से इसके कार्य थे। तो ये आ गया होगा एक एक समझ में, पूरी अस्थियां कौन सी अस्थि कहां पर है ना। इसके बाद चलते अपन आगे पढ़ेंगे अब, क्योंकि ये तो पक्का है कि इसमें से एक दो क्वेश्चन आ सकते, मतलब आते हैं इसमें से। अब चलेंगे अपन संधियां। संधियां इनको जॉइंट्स कहते हैं, जॉइंट्स, संधियां। तो देखिए संध्या क्या होती है, विशेष आप खुद ही स्वयं ही जानते हो। संधियों का मतलब होता है मिलना यानी ज्वाइंट। तो मनुष्य के, हमारे कंकाल तंत्र में अनेक प्रकार की संधियां होती है और उन्हीं संधियों के कारण क्या है, हमारे शरीर की गति होती है। तो संधियों का महत्वपूर्ण स्थान है। संध्या किसे कहते हैं? वह स्थान जहां पर दो या दो से अधिक अस्थियां परस्पर मिलती है। देखिए वे स्थान जहां पर दो या दो से, वो स्थान जहां पर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अस्थियां, दो से अधिक अस्थियां परस्पर मिलती है, मिलती है, क्या कहलाती है? संधियां कहलाती है। इनको संधियां कहते हैं, यानी कि जॉइंट्स। और इसके बाद चलते हैं अपन संधियों के प्रकार। संधियों के प्रकार में देखिए आप, संधियों
के प्रकार, संधियों के प्रकार। तो गति के आधार पर संधियां कितने 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, जिस संधि का जैसा नाम है वैसा उसका कार्य है। नंबर 1। अब इसमें चलती जैसे चल संधि, ये इसको पूर्ण संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संधि। और अंग्रेजी में इसको साइनोवियल संधि कहते हैं। साइनोवियल संधि भी कहते हैं। और दूसरी जो संधि होती है वो होती है इसी के नाम के अकॉर्डिंग है ना, तो आंशिक चल संधि। और तीसरी होती है अचल संधि। अचल संधि। इसका नाम इससे के अकॉर्डिंग, जैसे इसका नाम था ना चल संधि, यानी ऐसी संधियां जिसमें संपूर्ण दिशाओं में गति हो जाती है, यानी इसमें अस्थियां चारों ओर घूम सकती है इसमें, यानी स्वतंत्र रूप से। देखो, पूर्ण संधि यानी ऐसी संधि जिसमें कोई भी जो अस्थि होती है ना वो पूर्णतः घूम जाती है, तो इसको पूर्ण संधि भी कहते हैं। आंशिक चल संधि, इसके बाद पहले इसका समझ लो। अचल संधि यानी ऐसी संधि जिसमें किसी प्रकार की कोई गति संभव होती नहीं है, तो ये है अचल संधि। इसका नाम क्या होता है? अपूर्ण संधि। यानी संधि तो बन रही है लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। और इसका आ जाएगा ये, जैसे आंशिक था ना चल, तो ये इसका हो गया आंशिक शब्द आएगा, ये आंशिक है ना, या इसका कोई ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं आ रहा, तो इसका जो ना आंशिक चल के रूप में ये दो वही हो गया ना, जैसे पूर्ण संधि और अपूर्ण संधि। अब तीसरी जो बची है आंशिक चल संधि, तो ये क्या है? एक प्रकार से मतलब आंशिक चल होती है इसमें, है ना, यानी आंशिक रूप से गति होती है। तो संधियां जो है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की ये संधियां। तो देखिए पहला समझ लीजिए, चल संधि में अस्थियां पूर्णतः गति करती है, और आंशिक चल संधि में अस्थियां कुछ गति कर सकती है, और अचल संधि में किसी प्रकार की कोई गतियां नहीं होती है। तो पहले इसका लेते हैं अपन, किसका? चल संधि का। अब चल संधि में क्या होता है अभी अपन समझेंगे। साइनोवियल संधि भी इसका नाम है। देखिए कौन सी वाली पढ़ते अपन? चल संधि। इसको कहते हैं अपन साइनोवियल संधि। पूर्ण संधि भी कहते हैं इसको, या पूर्ण गतिशील है, पूर्ण संधि। इसमें क्या होता है कि एक बड़ी अस्थि होती है, इसमें ये गुहा पाई जाती है। किसमें? बड़ी अस्थि में। इस अस्थि की जो गुहा है उसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। दोनों अस्थियों में एक छोटी अस्थि होती है,
और इसका जो आगे का सिर क्या होता है, गोलाकार होता है ये। यानी जो गुहा रहती है ना, एक बड़ी अस्थि रहती है, उसमें एक गुहा पाई जाती है, और गुहा में छोटी अस्थि का जो शीर्ष भाग है वो क्या है, फंसा हुआ रहता है, या जो कहें दसा हुआ रहता है। इसमें भी चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। तो मेन तो इसका है कि जो झिल्ली है ना, ये जो गुहा है बीच में, इसका नाम तो क्या है, चल संधि यानी कि साइनोवियल संधि है। इसकी जो गुहा है उसमें द्रव भरा होता है एक, तो द्रव का नाम याद रखना है और झिल्लियों का नाम याद रखना है, वो है मेन। तो ये जो झिल्ली बन रही है ना, ये जो दिख रही है, मैं इसको गरा कर देता हूँ पेन से, ये झिल्ली है ये। तो गुहा के चारों ओर जो झिल्ली पाई जा रही है वो साइनोवियल झिल्ली है, साइनोवियल झिल्ली, साइनोवियल झिल्ली है ये। और इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है वो है साइनोवियल द्रव, साइनोवियल द्रव, ये जो इसको चिकनाहट प्रदान करता है, यानी चिकनापन। इसलिए अन्यथा मान लो ये जैसे अस्थि गति करेगी, तो अस्थि गति करेगी तो क्या होगा, इनमें घर्षण होगा, लेकिन घर्षण नहीं होता है। कारण क्या होता है, आत्या वृद्धावस्था में इस द्रव में कमी आ जाती है, इसलिए घर्षण होता है। तो आपने कहा खंडे और दोनों जैसे है ना, ये पैर वाले से वह मतलब क्या होता है, इनमें दर्द होता है। ये उसी प्रकार की संधि देखे, ये अंश मेखला, ये इसकी गुहा ग्लेनाइट केविटी, और ये हुमरस अस्थि, इसका एक गोल सिर होता है हुमरस अस्थि का, और इस गुहा में क्या करता है, ये गति करता है, यानी ये गोल सिर इसमें घूम सकता है पूरी तरह से। ये कारण है, आपने देखा होगा ये आते अपन को क्या कर सकते हैं, इसको देखो इस टाइप से ये गोलाकार भी घुमा सकते हैं, इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे, यानी स्वतंत्र रूप से ये हाथ गति करता है। किसके कारण, इस संधि के कारण। से नाम है ना पूर्ण संधि, यानी पूरी तरह से ये क्या है, गतिशील होती है। तो ये छोटी जो होती है अस्थि इस प्रकार से निकल रही है, तो देख लो इसकी तुलना करके वही आ रही है ना बात इस टाइप से। तो साइनोवियल द्रव हो गया, साइनोवियल ये छोटी अस्थि होती है, छोटी अस्थि, और ये क्या होती है, बड़ी अस्थि। तो हमेशा गुहा कहां पर पाई जाती है, बड़ी अस्थि में पाई जाती है। तो इस गुहा का क्या नाम हो जाएगा, साइनोवियल गुहा, जिसमें द्रव भरा है ना, तो ये कहलाएगी साइनोवियल गुहा, साइनोवियल गुहा, साइनोवियल गुहा। तो इस प्रकार से इस चल संधि की है संरचना थी, बाकी कल पढ़ेंगे।